Assalamualaikum. As today's topic of discussion is simply eliminated as the rights and duties of the state, confirming their responsibilities and enforcing their duties toward the speculation and functions of a state. So simply आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स और ड्यूटीज स्टेट की क्या हैं. सिंपली हमने जो किसी भी एक अगर कंडीशंस को देखते हैं तो सबसे पहले जो स्टेट की ऑब्लिगेशंस में दी जाती हैं वो ये होती है कि आप जब भी कोई स्टेट अपनी परफॉर्मेंस दे रही है अपनी ड्यूटीज को, तो सबसे पहले अपने विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उसको ये देखना होता है कि आइदर वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ठीक कर रही है, जस्टिस का जो एक कैरिक्यूलम है वो पूरा कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है. अगर एक स्टेट वेलफेयर के लिए नहीं है, अपने जो सिटीजन्स है उनकी फलाह के लिए कोई स्टेट काम नहीं कर रही, तो सिंपली हम ये कहेंगे कि वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है. उसके बाद इंडिपेंडेंस इतनी नहीं है. तो सिंपली जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट हैं वो जनरली अगर देखें तो सबसे पहली जो ड्यूटी है किसी स्टेट की है वो है प्रिवेंशन ऑफ वॉर. जाहिर सी बात है आप दूसरी स्टेट्स को इंग्रेशन के लिए, इंटरफेरेंस के लिए अलाउ नहीं करोगे, इसलिए आपकी सबसे पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन और अपनी टेरिटरी को दूसरों से हिफाजत दिलवाना या खुद हिफाजत करना कि आपकी स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में विदाउट परमिशन, विदाउट कोई एनी जस्टिफिकेशन कोई ना आ सके. अगर आपकी बॉर्डर्स पे कोई हो रही है तो आप फिर उसको प्रोटेक्ट करें और उस चीज का इन केस अगर इलीगल तौर पर हो रही है तो आप उसका जवाब दें. सेकंड जो कंडीशन है वो है आपके सिटीजन्स की प्रोटेक्शन. स्टेट का बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो है उसके खुद के सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है? एक है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल कौन? जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पर्सन्स हैं. और नेचुरल पर्सन्स यानी सिटीजन्स, और उसमें वाइल्ड एक कैटेगरी आ जाती है. तो सबसे पहले जो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना. इनकेस अगर कोई भी स्टेट अपनी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो भी हम यही समझेंगे कि वो स्टेट लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म सही नहीं करे. थर्ड ड्यूटी जो कि किसी स्टेट की आ जाती है वो है चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस का जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया जा रहा है वो ये है कि लाइकवाइज किसी भी स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं वो सेपरेटेड हैं या यूनिटरी हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. उन दोनों के बीच में जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दरमियान एक पावर की एम्यूनरेशन होनी चाहिए कि कितने पावर्स हम सब डिवीजन करके दोनों यूज करेंगे. अगर चेक एंड बैलेंस, अब जब आप किसी को डिवीजन दे रहे हो पावर की, तो आप जाहिर सी बात है जब आपके पास पावर आता है, ये एक नेचुरल चीज है कि जिसके पास भी पावर ज्यादा आएगा वो अपने पावर्स का मिसयूज करेगा, अपने आप को ही बहुत आला समझेगा. तो इसी वजह से ये एक स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी रखी जाती है कि वो अपने ऑर्गन्स को चेक एंड बैलेंस के अंडर में लाए और इस तरह की कोई कमीशंस दे, कोई इस तरह की इस्टेब्लिश करे, कोई कमेटी बनाए जिससे उनका एक जो इदारा चलने वाला है उसको हम देख सकें, पर्टिकुलराइज कर सकें कि किस तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. और फोर्थ जो कंडीशन आ जाती है वो है किसी भी ऑर्गन्स के बीच में इक्वालिटी. लाइकवाइज अगर इक्वालिटी का नहीं है, इक्वालिटी के प्रोविजंस क्या है कि आपके बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, आप अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको इतने पावर्स दो कि वो अपने एटलीस्ट काम सरंजाम सही से कर सकें. इम्बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस तो मतलब आ गया
बट अगर आपको उतने फंड्स नहीं मिल रहे, आपको उतना काम परफॉर्म करने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही, या अगर आप कर रहे हो विथ कंसिस्टेंसी तो भी आपको एक प्रेशराइज करके कोई और आपको नहीं दिए जा रहे आपके राइट्स, तो जाहिर सी बात है वो भी ड्यूटी अपनी फिर स्टेट परफॉर्म सही नहीं करेगी। लाइक बस कॉन्स्टिट्यूशन के हम राइट्स देते हैं फंडामेंटल राइट्स में। अब फंडामेंटल राइट्स में एक कंडीशन पे आपको मिला हुआ है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले होगा। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को पहले स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। स्टेट के बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑन द प्रोविंसेस, जो जो हमारे हैं उन प्रोविंस पे आती है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन सही से परफॉर्म करें और उनको फंडामेंटल राइट दें। इन केस अगर प्रोविंसेस ये कहती है कि आप इनको प्रोटेक्ट ना करें और सिर्फ हम करेंगे, और वही रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर फेडरल या वफाकी हुकूमत अगर सही से परफॉर्म नहीं करती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कंसिस्टेंसी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की हो रही है। तो सिंपली ये है कि इन केस अगर आपको कोई डिवीजन ऑफ पावर मिल रहा है तो सबसे पहले तो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड फोर्थ में जो चीज आ जाती है वो है कि आपके अपने ऑर्गन्स जो हैं स्टेट को चलाने वाले, उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, किसी से ले रहे हो अपनी जिम्मेदारी, तो भी आपकी जो एक है मैच्योर लेवल तक आप लोगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर इलीगली हो रही है, अनलॉफुल हो रही है, तो भी आपको उससे कोई खतरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो फिफ्थ हो जाती है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। हर एक जो भी स्टेट में रहने वाला है, एक टेरिटरी में रहने वाला है, उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, अकॉर्डेंस विथ लॉ डील किया जाएगा। अब इस एक डिफिनेशन में फॉर एग्जांपल आपके पास हम 14 आर्टिकल ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें है डिग्निटी टू लाइफ। अगर आपकी डिग्निटी को कोई भी अफेक्ट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऑफेंडर हैं, आपने कोई ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, कोई ऑफेंस कमिट कर लिया ट्रीजरी का और स्टेट के अगेंस्ट कमिट कर लिया, तो आपकी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वायोलेशन ऑफ डिग्निटी आपकी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप एक ऑफेंडर नहीं हो और आप सही से अपनी इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो ये प्रोविजंस आप पे नहीं लगा। सो इन ओवरऑल कि आपको अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा, यानी जो प्रोसीजर जो एक एस्टेब्लिशमेंट में है उसके हिसाब से आपके साथ डील किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी एक्शन आप पर कोई ऐसी बात की जाए जो कि गलत हो। उसके बाद इंटरनेशनल ड्यूटीज में आते हैं, तो सबसे पहले जो है कि एक स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि आप दूसरी स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे। वो जैसे भी परफॉर्म करिए उसके इंटरनल मैटर्स में आपका कोई नहीं जाता कि आप अपने एक्सटर्नल मैटर्स में या किसी के एक्सटर्नल मैटर्स में जाएं। लाइकवाइज अगर आप किसी स्टेट को ये नहीं कह सकते कि भाई इस स्टेट के जो बंदे हैं इनको हटा के दूसरी किसी स्टेट के आर्मी को आप अपनी बाउंड्रीज पे लगाओगे, तो हो सकता है कि आपकी जो है वो टेरिटरी महफूज रहे। तो बेसिकली ये कोई एक नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरी स्टेट्स को कहें कि आपने किस तरह से, हाँ आप अपनी एक जनरल असेंबली में अगर एक कॉज आ रहा है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट में आ रहा है, तो आप उसमें अपनी सजेशन दे सकते हो कि आप अपने ऑर्गन्स को किस तरह से चलाओ। अदरवाइज आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में आप किसी भी स्टेट के मामलात में दखल अंदाजी करें। थर्ड जो चीज आ जाती है हमारे पास वो है कि आप एम्बेसडर्स को
आपके जो एम्प्लॉय एजेंट्स हैं, जो दूसरी स्टेट के सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको ये आप बोलेंगे कि आप जो जिस स्टेट में आप अपने आप को और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसमें सिर्फ अपने मैटर्स को डील करना है। उसके खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपने कोई मुदाखलत नहीं करनी है। ठीक, इसी तरह से एक केस आया था जो था बर्टहोल्ड जेकब केस, इसको कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड का था, नेशनल जेकब नामी, जिसको नाजी गवर्नमेंट एजेंट्स ने डिटेन किया था, इलीगली डिटेन किया था, और कोई भी काज नहीं बताया था स्विट्जरलैंड को कि हम इसको क्यों आखिरकार डिटेन करें। तो स्विट्जरलैंड ने बाद में क्या किया कि प्रोटेस्ट किया और ये आवाज उठाई जनरल असेंबली में, यूएन सेक्रेटरी के पास, कि हमें आपने बताया नहीं है कि इसका जो क्यों इसको आखिरकार डिटेन किया गया, कोई वजह नहीं बताई आपने, और इलीगली आपने हमारे मैटर्स में अगर हो भी रहा था तो आपने कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये चीज हो रही है और आपको उसको रोकना चाहिए। कोई क्राइम हो रहा है, आपने उसको रोकना है, आपने कोई ऐसी बात नहीं की। इस वजह से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने जब ये इशू उठाया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि ये चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इन केस अगर आपका किसी भी स्टेट के साथ मसला है तो पहले उसको इन्फॉर्म लाजमी करें। आपने उस स्टेट को बताना है कि हमारा ये इशू है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसको हल करें। अगर वो स्टेट आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रही, आपको जवाब नहीं दे रही, तो फिर आप कर सकते हो, आपके पास ये चांसेस अवेलेबल हैं। तो लेटर ऑन उनको जो एम्फेसाइज हुआ था वो ये था कि इंटीमेट किया जाएगा, और जेकब नामी जो नेशनल था जर्मन का, वो रिटर्न किया गया।